नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशलाइजेशन टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आपका रह गया था सोशलाइजेशन टॉपिक में, समाजीकरण में, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम समाजीकरण को स्टार्ट कर चुके थे और हमने जान लिया था कि समाजीकरण कितने प्रकार के होते हैं। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसको आप जानेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी समाजीकरण से आपके प्रश्न बनते हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। और इस थ्योरी से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से बच्चे किस किस स्टेज में उनकी मेंटेलिटी किस तरीके की होती है और हमें उनका सामाजिक विकास किस तरीके से करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो देखिए, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, हिंदी में इसको कहा जाता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को देने वाले जो थे ये एरिक एरिक्सन साहब थे। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। मेनली जो एरिक एरिक्सन साहब थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, बट इन्होंने अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो यूरोप में बिताया और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के आदिवासी समूह पर अध्ययन किया। यानी कि अमेरिका के आदिवासी समूह पर बहुत समय से उन्होंने अध्ययन किया, स्टडी की, और उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया जिसको आप जानते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो यहाँ से प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको पता होगा कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एरिक एरिक्सन कहाँ के रहने वाले थे, तो वो आपके जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक, उन्होंने मैक्सिमम टाइम यूरोप में बिताया और अमेरिका के आदिवासी समूह पर उन्होंने स्टडी की। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड क्या बताया उन्होंने। तो देखिए, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं। यानी कि ये जो सामाजिक विकास है, यानी समाजीकरण जो पूरा प्रोसेस होता है वो सामाजिक विकास पर आधारित होता है। जैसे जैसे बच्चे का सामाजिक डेवलपमेंट होता जाता है तो उसका समाजीकरण भी उतना ही होता जाता है। तो अगर हम बात करें समाजीकरण प्रारंभ कब होता है, तो जन्म से प्रारंभ होता है, और ये समाप्त कब होता है, तो जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसका समाजीकरण समाप्त हो जाता है। तो समाजीकरण जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। और स्टूडेंट्स, इस थ्योरी में जो आपके एरिक एरिक्सन साहब हैं उन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है ये 8 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। यानी कि जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है एरिक एरिक्सन के, उसके कितने स्टेजेस हैं, तो उसके 8 स्टेजेस हैं। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप बताएंगे कितनी अवस्थाएं होती हैं, 8 स्टेजेस, यानी 8 अवस्थाएं होती हैं। और यह एक संघर्षी जीवन होता है। यानी कि एरिक एरिक्सन साहब ये बताना चाह रहे थे इस थ्योरी को डेवलप करने के बाद, उन्होंने ये बताया कि जो इंसान का जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षी होता है। जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है तो उसका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो किसी ना किसी रूप में अपने जीवन के दौरान संघर्ष करता रहता है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि इंसान के जीवन को किस तरीके से समझना। तो इन्होंने बहुत दिनों तक अध्ययन की और बहुत सारे लोगों को देखा और उसके बाद उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया कि किस किस स्टेज में कैसे कैसे बच्चे अपने जीवन के दौरान गुजरते हैं और उनके लाइफ में किस तरीके से क्राइसिस आते हैं, यानी कि संघर्ष आते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है। तो हम इस क्लास में 8 स्टेजेस के बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यानी कि सिद्धांत में हम जो 8 स्टेजेस है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि उनके जो 8 स्टेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस तरीके से हैं और उसका टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनकी जो 8 स्टेजेस हैं वो क्या क्या हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिए गए हैं, तो उन्होंने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को 8 स्टेजेस में डेवलप किए हैं। तो उन 8 स्टेजों में जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में हम सबसे पहले डिटेल में स्टडी करते हैं और जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज में उन्होंने क्या बात की है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है उन्होंने इसको नाम दिया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो एरिक एरिक्सन के अनुसार फर्स्ट स्टेज को कहते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? तो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम फर्स्ट स्टेज मानते हैं। मतलब एरिक एरिक्सन के अनुसार जो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की अवस्था होती है वो बच्चे के लिए फर्स्ट स्टेज है, और उसको उन्होंने नाम दिया है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए, एरिक एरिक्सन जी ने इसके बारे में क्यों बात की है, उनका मानना ये है कि जब बच्चा जन्म से लेकर 1.5 वर्ष के बीच में होता है, यानी कि मान लीजिए बच्चा 1 वर्ष का है, तो बच्चा सिर्फ उसी व्यक्ति के पास जाता है जिसको वो रोज देखता है या जिसको वो पहचानता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सेफ है। और मान लीजिए कि उस बच्चे के सामने कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो पहली बार आता है, तो वो बच्चा कभी भी उस नए व्यक्ति के पास नहीं जाता जो उसके लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि उस पर वो विश्वास ही नहीं कर पाता, यानी कि उसके लिए वो अविश्वास है। ठीक, और जो व्यक्ति को जिस व्यक्ति को वो जानता है उसके लिए वो व्यक्ति विश्वासी है, यानी कि वो सेफ है। वो ये सोचता है कि अगर मैं इनके पास जाता हूँ तो मैं यहाँ पर सेफ हूँ, और जो पहली बार जिस व्यक्ति को देखा तो उसके पास वो सोचता है कि मैं इनके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मेरे लिए अनसेफ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए, चाहे भले वो करीबी क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो फौज में है या आर्मी में है, और वो 1 साल 1.5 साल बाद अपने घर आता है, तो उस बेबी से जब वो मिलता है, यानी कि है तो उसके फादर, सपोज कीजिए कि वो उसके फादर हैं और वो अपने बच्चे से मिलता है, तो बच्चा अपने पिता के पास नहीं जाता। बट मान लीजिए कि उस मोहल्ले में कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जो रोज उनके घर आता है, तो वो बच्चा क्या करता है, उस पड़ोस के पास चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पड़ोसी है उस बंदे को, उस व्यक्ति को बच्चा रोज देखता है, तो उस व्यक्ति पर बच्चा क्या करता है, विश्वास कर लेता है। ठीक है, और वो ये सोचता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ये इनको मैं जानता हूँ, इन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। बट मान लीजिए कि उस बच्चे के जो खुद के सगे पिता हैं वो उसके लिए नए हैं, अभी उसने पहली बार 1-2 बार ही देखा है, तो वो बच्चा उस व्यक्ति पर, मतलब अपने पिता पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसके लिए नया है। तो उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो मैं शायद अनसेफ हो सकता हूं, तो इस वजह से उस पर विश्वास नहीं करते और उस पर अविश्वास का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एरिक एरिक्सन जी ये कहना चाह रहे थे, जब बच्चा 1 से 1.5 वर्ष की अवस्था में होता है तो बच्चा सिर्फ उसी व्यक्ति के पास जाता है जिनको वो जानता है, उसके लिए वो व्यक्ति विश्वासी होता है, और जिनको वो नहीं जानता उनके पास वो नहीं जाता क्योंकि वो अविश्वासी होते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि एरिक एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है उसको कितने वर्गों में, यानी कितनी अवस्थाएं बताए, तो उसके 8 स्टेजेस है, और फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, तो वो है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, जिसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका टाइम पीरियड जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की अवस्था होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे स्टेज फर्स्ट को। चलिए नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेज के बारे में उन्होंने क्या बताया है। तो देखिए, जो सेकंड स्टेज होता है स्टूडेंट्स, जिसको उन्होंने नाम दिया है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वायत्ता बनाम शर्म और शंका, यानी कि जो सेकंड स्टेज है उसका नाम क्या है, सेकंड स्टेज का नाम है स्वायत्ता बनाम शर्म और शंका, या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो सेकंड स्टेज का ये नाम होगा, और इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था, मतलब जब मान लीजिए बच्चा 1.5 वर्ष क्रॉस करके 3 वर्ष के बीच में रहता है, यानी कि 2 वर्ष का रहता है, तब एरिक एरिक्सन के अनुसार वो बच्चा सेकंड स्टेज में रहता है, और उस सेकंड स्टेज का नाम उन्होंने स्वायत्ता बनाम शर्म और शंका दिया है, या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट बताया है। ठीक, तो ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता क्या होता है, तो स्टूडेंट स्वायत्ता का मतलब होता है स्वयं से करना,
यानी कि जो स्वयं से करता है उसको उन्होंने स्वायत्ता बताया है, और या तो जब वो स्वयं से नहीं कर पाता तो वो शर्म या शंका में होता है। ठीक, तो जब बच्चा स्वयं से कुछ कर लेता है तो उसके लिए ऑटोनॉमी है, यानी स्वायत्ता है, और जब बच्चा स्वयं से कोई चीज़ नहीं कर पाता तो बच्चा शेम एंड डाउट के स्टेजेस में होता है, यानी शर्म और शंका की अवस्था में होता है, और इसका टाइम पीरियड 1.5 से लेकर 3 वर्ष होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, इस बारे में उन्होंने बात की है कि अगर आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि जो माँ होती है वो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं कि जब बच्चा 1.5 से 3 वर्ष के बीच में होता है, यानी 2 वर्ष का लगभग आप मान सकते हैं, तो जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। अगर वो टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, 1-2 बार आपने उसको ट्रेन किया हुआ है तो वो स्वयं से कर सकता है, यानी स्वयं से कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वायत्ता। ठीक, और मान लीजिए कि आपने बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखाया हुआ है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा, और जब नहीं कर पाएगा तो वो वह चीज़ जो है वो पैंट में कर देगा या जो भी वो पहन के रखेगा उसमें कर देगा, और वो इसके साथ शर्म और शंका, ना तो वो किसी को बता पाएगा और वो डाउट में होगा, उसे समझ नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को फेस करूं, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ अपने कपड़ों में कर देगा, और वो इस स्टेज में जब वो कपड़ों में कर देगा तो वो शर्म भी करेगा और शंका में भी रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बात की है कि जो बच्चा स्वयं से कर देता है उसको स्वायत्ता बोलते हैं, यानी अगर आपने उसको ट्रेन किया हुआ है तो वो स्वयं से कर सकता है, और अगर आपने उसको ट्रेन नहीं किया है तो वो शर्म और शंका की अवस्था में होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि स्वायत्ता बनाम शर्म और शंका क्या होता है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट क्या होता है, यानी कि बच्चा जब स्वयं से कर लेता है तो वो ऑटोनॉमी होता है, और जब स्वयं से नहीं कर पाता तो वो शेम और डाउट के केस में होता है। तो यही स्टेज है सेकंड स्टेज, जिसका नाम उन्होंने बताया है, और इसका टाइम पीरियड भी उन्होंने बताया कि 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था। आई होप आप सेकंड स्टेज को भी समझ पाए होंगे। स्टूडेंट, सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि स्वायत्ता बनाम शर्म और शंका मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है, तो कौन सी अवस्था में होता है, तो द्वितीय अवस्था में होता है। और आपसे सीधा सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वायत्ता बनाम शर्म और शंका का जो समय अवधि होता है वो कितने वर्ष का होता है, मतलब समय अवधि कितना होता है, तो वो 1.5 से लेकर 3 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप आप सेकंड स्टेज को भी समझ पाए होंगे। चले नेक्स्ट थर्ड स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड स्टेज में क्या बताया उन्होंने। तो थर्ड स्टेज को उन्होंने बताया पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध या ढीठ प्रवृत्ति, जिसे उन्होंने इंग्लिश में कहा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यानी इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल और गिल्ट का मतलब होता है अपराध या फिर ढीठ प्रवृत्ति। तो ढीठ प्रवृत्ति क्या होते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि वो बताया 3 से लेकर 6 वर्ष, यानी कि जो थर्ड स्टेज होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। यानी मान लीजिए बच्चा 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है या फिर 5.5 वर्ष का है, तो वो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरी अवस्था में है। और तीसरी अवस्था को एरिक एरिक्सन जी ने नाम दिया है पहल बनाम अपराध या ढीठ प्रवृत्ति की अवस्था। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए आपको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कि वो बच्चा 4 वर्ष या 5 वर्ष के आसपास की अवस्था में है, तो वो बच्चा इस समय क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है उनको बोलते हैं कि नन्हा वैज्ञानिक। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अनुसार जब बच्चा 4 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो क्या होता है, छोटा साइंटिस्ट होता है। यानी छोटा साइंटिस्ट का मतलब होता है वो हर बात पे आपसे सवाल पूछता है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसा इनाम क्यों है इसका, ये क्यों है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इस तरीके से हजारों सवाल जो है बच्चे पूछते हैं। अगर आपने ऐसे बच्चों से डील किया है तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ सच में इस तरीके के स्टेज में जब बच्चा होता है 4 वर्ष का या 5 वर्ष का, तो वो हजारों सवाल दिन में पूछता है अपने पेरेंट्स से या उसके जो करीबी होते हैं उनसे। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा इस समय क्या करता है, इस दुनिया के लिए नया होता है और वो हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चा पहल करता है कि ये पूछूं, वो पूछूं, ये कैसा है, वो ऐसा क्यों है। इस तरीके से बच्चा क्या करता है, पहल करता है। अब मान लीजिए कि बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उस बच्चे को बता रहे हैं, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, फिर बच्चे का नॉलेज इनहेंस होगा। और मान लीजिए कि आप पेरेंट्स और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और आप
से बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, आप बता नहीं पा रहे, तो आपको आएगा गुस्सा और आप उस बच्चे को डांट देंगे। जैसे ही आप उस बच्चे को डांट देंगे तो उस बच्चे के अंदर गिल्टी फील होगा, यानी वो अपराध वाली अवस्था में आ जाएगा या वो ढीठ प्रवृत्ति का होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जो पहल है उसको आपने शांत कर दिया, तो उस बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आपने रोक दी है। तो ये गलत होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं सीधी सीधी, कि बहुत सारे लोग आपसे ये बोलेंगे कि जो माता पिता आईएएस होते हैं उनके बच्चे डेफिनेटली आईएएस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और इस तरीके से प्रश्न पूछता है अपनी माँ से, अपने पिता से, तो उसकी माँ उसके सारे सवालों का जवाब दे देती है और उसे समझा देती है। तो उस बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से, बच्चे को अभी पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, लेकिन उसे दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों की समझ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए वहीं पर एक आपने कम पढ़े लिखे माता पिता या थोड़े अशिक्षित माता पिता बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे भी ऐसे सवाल पूछते हैं, लेकिन उनके माताजी या उनके पिताजी को इस बारे में नॉलेज नहीं होता, तो वो उसकी डांट लगा देते हैं। तो जैसी डांट लगा देंगे तो उस बच्चे का डेवलपमेंट वहीं रुक जाएगा। वो आगे से पूछने, उसके दिमाग में भी प्रश्न बनेंगे तो आगे नहीं पूछेगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं, अपराध या ढीठ प्रवृत्ति। यहाँ पर अपराध का मतलब ये नहीं कि वो किसी का कत्ल कर दे, मैं कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे का जो डाउट है उसको आपने और दबा दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो है अपने मार्ग से भटक जाता है और वो ढीठ प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि वो पहल करना बंद कर देता है, तो उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में एरिक एरिक्सन जी ने जो थर्ड स्टेज के बारे में बताया है, वो उन्होंने उसका नाम दिया है पहल बनाम अपराध या ढीठ प्रवृत्ति। ठीक है, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और इसका टाइम पीरियड उन्होंने 3 से 6 वर्ष बताया। और उनका मानना यह है कि अगर आप बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उस बच्चे को पहल करने दीजिए, जितना वो पहल करेगा वो बच्चा अपने लाइफ में उतना ही आगे बढ़ेगा। और अगर आप उसके पहल को दबाते रहेंगे तो वो बच्चा धीरे धीरे ढीठ प्रवृत्ति का हो जाएगा, यानी कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा और वो अपराध प्रवृत्ति हासिल कर लेगा। आई होप आप थर्ड स्टेज को भी समझ पाए हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में आपसे क्या बताया गया। तो ये है आपका स्टेज नंबर 4, जिसका नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं उद्योग बनाम हीनता। और इसका जो टाइम पीरियड होता है आपका वो 6 से लेकर 12 वर्ष होता है। तो ध्यान रखेंगे कि 1 से 1.5 वर्ष फर्स्ट स्टेज, 1.5 से 3 वर्ष सेकंड स्टेज, 3 से 6 वर्ष थर्ड स्टेज और 6 से 12 वर्ष फोर्थ स्टेज। और फोर्थ स्टेज को उन्होंने नाम दिया है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, जिसे उद्योग बनाम हीनता कहा है उन्होंने। तो देखिए, उद्योग बनाम हीनता क्या है। मान लीजिए कि आपके पास जो बच्चा 3 से 6 वर्ष की अवस्था में था, तो वो पहल बनाम अपराध की अवस्था में था, मतलब बच्चा पहल कर रहा था और आप उसके पहल को सही मार्ग दे रहे थे, यानी कि वो जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा था, जो भी नई चीज़ों के बारे में सोच रहा था, उसको आप बताते जा रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे थे, तो वो बच्चा अपनी लाइफ में उद्योगी करेगा। यानी इंडस्ट्री का मतलब उनका ये नहीं है कि आप वो कोई फैक्ट्री खोलकर बैठ जाएगा, मतलब वो अपनी लाइफ में डेवलपमेंट करेगा बहुत अच्छे से। तो इसको उन्होंने नाम दिया है इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग करेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक, और मान लीजिए कि वो बच्चा आपसे पहल कर रहा था और आपने उसको मना कर दिया, उसकी डांट लगा दी, तो बच्चा ढीठ प्रवृत्ति का होगा। तो धीरे धीरे जब बच्चा ढीठ प्रवृत्ति का होगा तो उसमें हीन भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि एक बार बच्चा प्रश्न पूछता है और आप उसे मना करते हैं, वो दोबारा प्रश्न पूछता है, फिर आप मना करते हैं, तो धीरे धीरे वो ढीठ प्रवृत्ति का हो जाएगा, यानी प्रश्न पूछना बंद कर देगा और उसमें हीन भावनाएं आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने फोर्थ स्टेज को नाम दिया है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यानी उद्योग बनाम हीनता। और उन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया 6 से 12 वर्ष। आई होप आप समझ पाए होंगे स्टेज 4 को। चले नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ स्टेज आपके लिए क्या है। तो स्टेज नंबर 5 में आपको उन्होंने नाम दिया है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। और इसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 12 से लेकर 18 वर्ष, यानी कि जब एरिक एरिक्सन के अनुसार जब बच्चा 12 से 18 वर्ष के बीच में होता है, यानी 13, 14, 15, 16 के बीच में होता है, तो वो फिफ्थ स्टेज में
होता है। और फिफ्थ स्टेज को उन्होंने नाम दिया है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। यानी कि कहने का मतलब देखिए, बच्चा पहल कर रहा है, आप उसके पहल को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो उद्योग करेगा, और जब वो उद्योग करेगा तो वो लोगों की नज़र में भी आएगा, यानी पहचान होगी उसकी। ठीक, और मान लीजिए यहीं पर दूसरा नेगेटिव पॉइंट था कि अगर बच्चा पहल कर रहा है और आप उसे डांट लगा रहे हैं तो वो ढीठ प्रवृत्ति का हो रहा है, यानी ढीठ प्रवृत्ति होगा तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होगी, और जब वो हीन भावना उत्पन्न होगी तो वो ज़्यादा लोगों के संपर्क में नहीं आएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, और हीन भावना की वजह से उसके अंदर भूमिका भ्रांति आना उत्पन्न हो जाएगा, यानी कन्फ्यूज़न आना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं क्या करूँ, या ये क्या होता है इसके बारे में जानना ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इस समय कन्फ्यूजन्स आ चुके हैं, क्योंकि आपने उसकी जो पहल है उसको समाप्त कर दिया है। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार जब बच्चा 12 से 18 के बीच में होता है तो वो फिफ्थ स्टेज में होता है, और उन्होंने इसको नाम दिया है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। अगर आपने बच्चे को सही मार्गदर्शन कराया तो बच्चा इस समय अपनी पहचान बनाना चाहेगा, और अगर आपने उसकी पहल को सही मार्ग नहीं दिखाया तो वो बच्चा भूमिका भ्रांति में पहुंच जाएगा। मतलब वो अपनी पहचान बनाने की जगह वो कन्फ्यूज़न में पहुंच जाएगा, उसे यही नहीं पता होगा कि मैं आगे क्या करूं, ठीक है, या मेरी लाइफ जो है वो किस तरीके की हो, वो कन्फ्यूज़न की दुनिया में आ जाएगा। आई होप आप फिफ्थ स्टेज को भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्टेज 6 पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्स्थ क्या है। तो स्टेज नंबर 6 देखिए आपके लिए है, जिसका नाम उन्होंने दिया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अतरंगता बनाम अकेलापन। देखिए 6 स्टेज का टाइम पीरियड होता है 18 से लेकर 35 वर्ष। जिस स्टेज में स्टूडेंट्स इस समय हम हैं, मान लीजिए आप बीएड या बीटीसी कर आप यूपी टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस समय इस स्टेज में हैं। एरिक एरिक्सन के अनुसार आप 6 स्टेज में हैं, और आपका जो स्टेज है उन्होंने नाम दिया है अतरंगता बनाम अकेलापन। यानी कि 18 से 35 वर्ष के बीच में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी व्यक्ति होते हैं, वो अतरंगता बनाम अकेलापन की स्थिति में होता है। मतलब ये है कि आपने पहल किया, आपके पहल को सही मार्ग दिखाया तो आप उद्योग करेंगे, आप उद्योग करेंगे तो आपकी पहचान बनेगी, लोग आपको जानेंगे, और जब आपको लोग जानेंगे तो आप कौन सी दुनिया में होंगे, अतरंगता, मतलब आपके लिए जो दुनिया होंगे वो कलरफुल होंगे। ठीक है, और इस स्टेज में जब व्यक्ति होता है तो उसके लिए दुनिया कलरफुल वर्ल्ड होता है। ठीक, लेकिन वहीं पर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपसे बच्चे ने पहल की, आपने उसकी पहल को संतुष्ट नहीं किया और उसकी डांट लगाती, तो बच्चा ढीठ प्रवृत्ति से कहाँ जाएगा, हीन भावनाएं आ जाएंगी। जब उसके अंदर हीन भावनाएं आएगी तो वो कंफ्यूजन होगा, यानी कि उसको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे करना क्या है, यानी कि भूमिका भ्रांति में पहुंच जाएगा। और इस वजह से जब वो कंफ्यूजन में जाएगा तो वो धीरे धीरे अकेलापन महसूस करेगा, मतलब वो लोगों से कम मिलना पसंद करेगा, वो लोगों से बातचीत कम करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे वो कन्फ्यूजन में वो अकेलापन महसूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप इस समय टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप टेट क्वालिफाई कर जाए बहुत अच्छे मार्क्स से, और उसके बाद आप सुपर टेट भी क्वालिफाई कर दे, तो आपके लिए दुनिया कलरफुल होंगे हर तरीके से। आपको जब जॉब मिल जाएगी तब आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेंगी। और सपोज कीजिए कि अगर आपको जॉब नहीं लगी तो आप कैसा फील करेंगे, अपने आप को अकेला पाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेस नहीं अचीव कर पाए, तो इसका आपको दुख होगा और आप अकेलापन का शिकार हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस स्टेज में होता है वो या तो अतरंगता में होता है या फिर अकेलापन में होता है, जो एरिक एरिक्सन के अनुसार है। तो इसका टाइम पीरियड 18 से 35 वर्ष। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि अतरंगता बनाम अकेलापन कौन सी अवस्था को कहते हैं मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो वो स्टेज 6 को कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में जो अवस्था 6 है उसका समय अवधि कितना है, तो उसका समय अवधि 18 से 35 वर्ष है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अवस्था 6 है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी अतरंगता बनाम अकेलापन। आई होप आप 6 स्टेज को भी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7th स्टेज में क्या बताया उन्होंने। तो देखिए 7th स्टेज का नाम है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन,
यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं सृजनात्मकता बनाम जड़ता या स्थिरता। मतलब और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 35 से 65 वर्ष। यानी कि लगभग जब आपकी जॉब लग जाए और 35 से 65 वर्ष की स्टेज में होते हैं तो लगभग आप इस समय रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, यानी 60 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाता है। तो उस स्टेज में जब आप होते हैं, यानी कि कुछ लोग इसमें रिटायरमेंट यानी एंडिंग पोजीशन में होते हैं अपनी जॉब के, या फिर कुछ लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं। और जब आप अपनी जॉब को समाप्त करने वाले होते हैं, यानी कि आपको लगता है कि और 2 4 5 साल 10 साल बाद जो है मुझे रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो इसका मतलब आप 7th स्टेज में होते हैं एरिक एरिक्सन के अनुसार। और उस स्टेज को उन्होंने नाम दिया है सृजनात्मकता बनाम जड़ता या स्थिरता। इसका मतलब समझिए कि सपोज कीजिए कि आप 60 वर्ष के हैं और आप जो है रिटायर हो चुके हैं अपनी ड्यूटी से, तो इस स्टेज में आपको जो है बहुत सारे पैसे मिलते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं और आप अपनी लाइफ के दौरान बहुत पैसा कमाते हैं। तो उसके दौरान क्या होता है कि यदि आप अच्छा कार्य करते हैं और आपको जॉब मिलती है और आप अच्छे पोजीशन पर होते हैं इस स्टेज में, तो आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, मतलब जनरेटिविटी करते हैं, कुछ सृजनात्मकता, कुछ नया करने की सोच होती है आपके अंदर। और अगर मान लीजिए आप सफल नहीं होते हैं अपने जीवन के दौरान, या आपको जॉब नहीं मिलती है, या आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, भूमिका भ्रांति यानी अकेलापन का शिकार होते हैं। और जब आप अकेलापन होते हैं तो आपके अंदर जड़ता या स्थिरता आ जाती है, मतलब आप कुछ करने की नहीं सोचते, आप सिर्फ जो है स्थिर हो जाते हैं इस स्टेज में आकर और अपने आप को वहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये 35 से 65 वर्ष की अवस्था है। कहने का मतलब मान लीजिए कि आप अपने जीवन के दौरान सफल हो जाए, तो आप जब रिटायर हो जाते हैं तो आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। नया कैसे करते हैं कि आपकी सोच होती है कि अगर मुझे ये पैसा मिलेगा तो मैं कोई वृद्धाश्रम में पैसा डोनेट करूंगा, या फिर कुछ गरीब बच्चों को मैं अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से हम जो है अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अच्छी सोच होती है, जो अच्छे पोजीशन पर पहुंचते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय में इस तरीके से जितना स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में की है उसका थोड़ा बहुत मैं सहयोग जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके की आपकी सोच होती है, तो इसी को ही हम जनरेटिविटी कहते हैं। एरिक एरिक्सन जी इसी को ही जनरेटिविटी कहते हैं। और सपोज कीजिए कि आप अपने लाइफ के दौरान सफल नहीं हो पाए हैं, तो आपकी जो ये जनरेटिविटी सोच है ये समाप्त हो जाती है और आप कौन से स्टेज में होते हैं, स्टैग्नेशन में होते हैं, मतलब आप जड़ता या आप स्थिरता महसूस करते हैं और आप अपनी जो सोच है उसको भी स्थिर कर लेते हैं, दबा देते हैं। तो ये स्टेज होता है 7th। ठीक, आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन के दौरान किस किस स्टेज में कैसा कैसा फील करते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। और देखिए 8th स्टेज आपके लिए क्या बता रहा है। तो 8th स्टेज को उन्होंने नाम दिया है इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर, और इन्होंने हिंदी में इसको कहते हैं अहम संतुष्टि बनाम हताशा या निराशा। और इसका जो टाइम पीरियड होता है आपका वो होता है 65 से मृत्यु तक, यानी कि जब व्यक्ति 65 वर्ष क्रॉस करता है और जब तक उसकी डेथ नहीं होती है, तो एरिक एरिक्सन के अनुसार वो कौन से स्टेज में होता है, 8th स्टेज में होता है। और 8th स्टेज का उन्होंने नाम दिया है इंटीग्रेटिव वर्सेस डेस्पेयर, जिसे हम बोलते हैं अहम संतुष्टि बनाम हताशा या निराशा की अवस्था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि आप रिटायर हो चुके हैं और रिटायर के बाद आप 65 क्रॉस कर चुके हैं और आपको जो करना था, या तो आपको वृद्धाश्रम बनाने थे, या फिर जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना था, या फिर आपको कुछ आश्रम में डोनेट करने थे, वो सब चीज़ें आपने जो आपको करना था वो आप कर चुके थे। तो यदि आप ऐसा कर चुके होते, मान लीजिए कि आपकी इच्छा थी कि मुझे एक स्कूल का निर्माण करना है जिसमें गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं, या जो है गरीब बच्चे होते हैं या जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए एक आश्रम का निर्माण करूं, तो आप कर पाते। ठीक, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप कैसे होते, जड़ता स्थिरता की अवस्था में होते हैं। ठीक, और जब आप ऐसा कर देते तो आपके अहम को क्या हो जाती, संतुष्टि हो जाती, मतलब आपको ये रियलाइज होता कि मैंने अपने जीवन के दौरान बहुत संघर्ष किए हैं और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा हूँ, मेरा जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अनुसार मुझे अब इस जीवन से खुशी है कि मैंने अपने जीवन को सार्थक किया है।
ठीक, मेरे अहम को बिल्कुल संतुष्टि, आप बिल्कुल खुश होते हैं इस स्टेज में आकर, यानी कि जब आप 65 क्रॉस कर जाते हैं और जब तक आपकी डेथ नहीं होती है, एरिक एरिक्सन के अनुसार यदि आप अच्छा कार्य करते हैं, आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं आपकी सोच के अनुसार, तो आप अपने अहम को संतुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब आपको अपने जीवन से संतुष्टि मिल चुकी होती, मतलब आप अपने जीवन से संतुष्ट होते। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, तो आप फिर कौन सी स्टेज में होते हैं? हताशा या निराशा की स्टेज में होते हैं। मतलब आपके हाथ कुछ नहीं लगा और आप इस समय क्या करते? अपने जीवन के अंतिम अवस्था में आप यही करते कि आप रियलाइज करते कि इस जन्म में तो मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, अगर मुझे अगला जन्म भगवान देते हैं तो मैं कुछ अच्छा करूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और इस तरीके से आप हताश और निराशा होकर अपनी मृत्यु की तैयारी करते। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचते इस स्टेज में, जब आप हताशा और निराशा की स्टेज में होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भगवान इस जन्म में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं कर पाया या मैं कुछ सही नहीं कर पाया, तो भगवान अगर मुझे अच्छा जन्म देता है तो मैं अपने आने वाले जीवन में कुछ अच्छा करूंगा। तो इस तरीके की सोच आप 8th स्टेज में जाकर करते हैं, ऐसा मानते हैं आपके एरिक एरिक्सन जी, और उन्होंने इसी आधार पर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत डेवलप किए हैं। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यूपी टेट के अकॉर्डिंग कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको बताना है एरिक एरिक्सन ने दिया है। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत यानी कि जो सामाजिक विकास है वो कब से कब तक प्रारंभ होती है? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक, और ये भी पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 8 स्टेजेस होते हैं। और सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रांति कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो वो 5th स्टेज को कहते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो इसका टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष। स्टूडेंट्स, इसको जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तब आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको पता है सामाजिकरण या सामाजिक विकास बच्चे का जन्म से प्रारंभ होता है, मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक, तो सामाजिक विकास में जब फर्स्ट स्टेज होता है वो जन्म से लेकर 1.5 वर्ष, सेकंड स्टेज 1.5 से लेकर 3 वर्ष, थर्ड स्टेज 3 से लेकर 6 वर्ष, फोर्थ स्टेज 6 से लेकर 12 वर्ष, फिफ्थ स्टेज 12 से लेकर 18 वर्ष, और सिक्स्थ स्टेज 18 से लेकर 35 वर्ष, और 7th स्टेज 35 से लेकर 65 वर्ष, और जो लास्ट स्टेज उनके अनुसार है वो है 65 से लेकर मृत्यु तक। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज ध्यान रखेंगे और इनके स्टेजेस के नामों को ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो बहुत ही आसान होंगे। आई होप आप मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए हैं उसको समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।